नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ मिस्टर रवि शुक्ला सर हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं सर के बारे में आपको बता दूं कि सर एक हिंदी के शिक्षक हैं और सर ने पहले महाराष्ट्र में और फिर देहरादून में और भारत के अन्य जगहों पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में सर आबू धाबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, पहला सवाल सर आपसे ये है कि सर आपका शिक्षण में टीचिंग में कैसे इंटरेस्ट जागा? गौरव जी, बहुत शुक्रिया और आपने इस चैनल पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जब मैं विद्यालय में था, विद्यालय के भीतर में मेरे निर्माण में जब मैं कक्षा 4 में था तो मुझे सजा के तौर पर मेरी उस वक्त की, जो हम एक मिशनरी स्कूल में थे तो हम फादर और सिस्टर बोला करते थे, जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे सजा दी थी शैतानी के तौर पर कि कल आप माइक पर कुछ कहेंगे। अब माइक पर कुछ कहेंगे सजा के रूप में मिलना, और उसके बाद से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आ जाना कि जब मैंने माइक पर अगले दिन मंच पर सबके सामने जाकर के समाचार पढ़ा और समाचार पढ़ने के बाद सामने जो तालियां मिली, उससे उस दृष्टांत को जब मैंने कई वर्षों बाद याद किया कि एक टीचर के कारण मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया कि मुझे जो भी नाम मिला, जितनी भी ख्याति मिली, उस वक्त कक्षा 12वीं या उसके आसपास वो बतौर वक्ता के तौर पर मिली और वो वक्ता बनाने का पहला कार्य उस टीचर ने किया था। तो टीचर जो आपको पहचान ले, आपको समझ ले, आपको जान ले और आपके भीतर कुछ है जिसे वो नई दिशा दे सकता है, वो शिक्षक होता है। ये तब समझ में आया जब ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने अपने टीचर के सामने, जो हिंदी की उस वक्त विभाग प्रमुख थी हमारी, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, शिक्षक क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा, विकल्प अच्छा है। हालांकि उसके पहले जैसे जैसे जब आप छोटे होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो आपके दिमाग में शाहरुख को देख लिया तो फिल्म अभिनेता बनना है। उस वक्त सोनिया गांधी की नागपुर में एक रैली थी, मेरे घर के सामने से होकर गुजरनी थी, उसका एक कारवां देखा तो राजनेता बनने का सपना आ गया। वहां कितनी भीड़ है, कितनी पॉपुलैरिटी है। फिर थोड़े दिनों बाद किसी और को देखा, अब ये बन जाते हैं। उस वक्त न्यूज चैनल देखने के बाद लगता था चलो न्यूज शुरू कर देते हैं। यानी समय समय पर चीजें बदलती गई। लेकिन 2010 में जब मेरी टीचर ने, मेरी जो उस वक्त की कॉलेज की टीचर थी, उन्होंने कहा कि शिक्षक क्यों नहीं बन जाते, मैंने कहा विकल्प अच्छा है, लेकिन उस विकल्प के लिए करना क्या पड़ेगा तब तक मुझे पता नहीं था, क्योंकि 2010 में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मेरे सामने कई रास्ते थे। एक वक्ता के तौर पर न्यूज चैनल का था, किसी ने कहा आप अच्छे वकील बन जाइए, किसी ने कहा आप ये बन जाइए, लेकिन टीचर का ही क्यों चुनना? तो मैंने मैम से एक अच्छी चीज पूछी कि क्यों। तो उन्होंने एक पते की बात जो कही, जो विद्यार्थियों के भीतर रह करके विद्यार्थियों की बातों को समझ करके उसे नया मोड़ दे सकता है या उनसे कुछ करवा सकता है, उन्हें कुछ नई चीजें दे सकता है, वो आप में है। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने हिंदी में मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद में बीएड किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस दिन मैंने कक्षा स्नातकोत्तर का अंतिम पेपर दिया, मेरे हाथ में जॉब था। एक टीचर के घर में बैठा था, हिंदी पर आखिरी पेपर दे रहा था स्नातकोत्तर का, मास्टर्स का जी। और उस दिन उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि हमारे महाविद्यालय में आपको परिणाम कुछ भी हो पढ़ाने आना है। उस वक्त 2012 का वह पेपर, मई का महीना, मेरे सामने वह प्रस्ताव का आना कि परिणाम कुछ भी आए, फेल तो नहीं होना था, लेकिन आपको बहुत अच्छे अंक मिले या ना मिले, आपको हमने अपने यहां पर मौका दे दिया है। 2012 में उस कॉलेज में मौका मिलना मतलब कि मैंने उस चीज को समझ लिया कि हाँ, हिंदी में एक भविष्य की शुरुआत की जा सकती है। और फिर से मैं एक और टीचर के घर गया। मेरी आदत यह है कि जब मैं कहीं से गुजर रहा हूं, कोई अपना है, तो मैं वहां से मिलता चलता हूं। जी सर। और मैं नागपुर में, जिन्होंने मुझे 10वीं में गणित का एक्स्ट्रा कोचिंग दिया था, या ये कहूं मुझे गणित रटवाया था, मैं उनके घर गया गलती से। मैंने कहा चलो मिलते हैं।
उन्होंने मुझे कहा क्या कर रहे हो, ये दूसरी जॉब है मेरे लिए। मैंने कहा सर हिंदी में मास्टर्स हो गया, अभी सोचा नहीं है आगे। उन्होंने कहा हिंदी हो गया? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ पढ़ा लेंगे। बोले कल यहां इतने इतने बजे पहुंच जाना। जी सर। ये दूसरा प्रस्ताव था, एमए का रिजल्ट आने का है और ये दूसरा प्रस्ताव आ चुका। लेकिन इस दूसरे प्रस्ताव में थोड़ी सी देरी आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी किसी और को रखा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैंने महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी हिंदी का स्नातकोत्तर होते होते मेरे पास में 2 मौके थे। मुझे अन्य विकल्पों पर जाने की और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी थी और अब केवल उसे आपको आगे बढ़ाना था। अब बचा था बीएड। बीएड के लिए भी एक रोचक किस्सा ये हुआ कि मैं 2012 में जब स्नातकोत्तर हो गया, मैंने पहले कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज के साथ साथ मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर ली। तो सुबह के 2 घंटे मैं कॉलेज को देता और 2 घंटे के बाद मैं स्कूल निकल जाता। और दोनों स्कूल और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस था 45 से 40 किलोमीटर के बीच का, और इसे मैं बाइक से पूरा करता। और इस तरह से 1 साल का जब सफर चलना शुरू हुआ तो इन बिटवीन ये तो तय हो गया कि अब आपको शिक्षक बनना है, लेकिन शिक्षक की कुछ आहर्ताएं होती हैं, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। तो हमारी वहां की प्रधानाचार्य जो थी, आपने बीएड क्यों नहीं किया अभी तक? मैंने कहा मैम अभी तो ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर पूरा किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के तुरंत उन्होंने कहा अब आप ये कर लीजिए। तो उसके तुरंत बाद में एक सज्जन थे, उन्हें मैं भाषण के लिए कभी पंक्तियां दे दिया करता, मैं उन्हें कभी संचालन के लिए कुछ बता दिया करता, कभी उन्हें कोई कहानी पसंद आई तो वो भेज देता। वे जेसीआई के मेंबर थे, नॉट मेंबर, पदाधिकारी थे, बड़े पदाधिकारी थे, और उन्हें मेरी पंक्तियां या बाकी सारी चीजें कैसे पसंद आती है वो मुझे नहीं पता। लेकिन हम ऑर्कुट पर मिले थे, वो जमाना था जो ऑर्कुट का, और वो जो दोस्ती थी, मैं ग्रेजुएशन में उनसे दोस्ती किया हूं, वो आज भी बरकरार है। अभी 1 हफ्ता पहले मेरी उनसे बात हुई है। वे आज एक महाविद्यालय के संचालक हैं, वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक पूर्व सांसद के भतीजे हैं। यदि इस प्रकार का व्यक्ति उसी दिन योगायोग मुझे फोन करके कहता है और क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं, मैं बीएड की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा बीएड की तैयारी कर रहे हो, आपकी फीस मैं भरूंगा। फीस कितनी थी वो जाने देते हैं, उन्होंने कहा आपकी फीस मैं भरूंगा। और उसमें एक दूसरी चीज भी हुई कि नौकरी आपकी चल रही है, आपको बीएड भी करना है, पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं कि अब आपको कहीं से लेना पड़े, लेकिन वो प्रस्ताव ऐसे दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जहां से आए जो ले लो। उन्होंने उस महाविद्यालय की फीस भरी और मैंने उस दिन तय किया कि अब हम बीएड करेंगे। और जब बीएड करेंगे तो अकेले क्यों करेंगे, हमने कहा हम सामूहिक बीएड करेंगे। किस तरह का सामूहिक बीएड? हमने कुल उस महाविद्यालय को 18 एडमिशन दिए, हमने अकेले ने नहीं किया। हमारे साथ जो मित्र थे इधर उधर के, जिनके जिनके ग्रेजुएशन पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुके थे या ग्रेजुएशन हो चुका था, सबको फोन मिलाया, हम बीएड कर रहे हैं, अब आपको भी करना है। हमने कुल मिला के 18 लोगों ने एक साथ बीएड किया। हम रात के 12:30 बजे प्रिंसिपल के घर गए, सर हमें बीएड करना है। प्रिंसिपल भी थोड़ा सा अचंभित, फोन पे बात हो चुका था। वो रात को 12 बजे हम डॉक्यूमेंट देने उन्हें इसलिए गए, हमने कहा देखो सर कल हमारे पास समय नहीं है और इससे पहले कि इन लोगों का मूड बदले, हम आपको सब कुछ दे देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट आप जमा करो, बाकी बाद में देखेंगे। इस तरह से उससे सामूहिक बीएड की हमने उपाधि दी और उस सामूहिक बीएड से आज मैं अपनी जगह पर हूं, अन्य सभी लोग कुछ महाविद्यालय में हैं, कुछ अपनी कोचिंग चला रहे हैं और कुछ अलग अलग विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। सबके पास में नौकरी है, सब अच्छी अच्छी जगहों पर है उनमें। और मजेदार चीज ये, इन 18 लोगों में नागपुर विश्वविद्यालय के 2 अध्यक्ष यानी विद्यार्थी काउंसिल के, विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष, वे 2 शामिल थे। एक शायद उसमें और जो सदस्य होते हैं वो शामिल थे। यानी एक हेवी भारी भरकम कमेटी थी जो सामूहिक बीएड करने गई थी। तो कॉलेज भी ये सोच रहा था कि हमारे पास इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, और उन लोगों का एडमिशन उनके यहाँ होना उन महाविद्यालय के लिए भी स्वाभाविक बड़ी बात थी। लेकिन जो बीएड हुआ या 2010 से बीएड तक का सफर, इसमें जिसने सुझाव दिया वो भी टीचर, जिसने प्रस्ताव दिया पहला वो भी टीचर, जिसने दूसरा प्रस्ताव दिया वो भी टीचर, और जिसने मेरी फीस भरी वो भी टीचर।
तो मेरी इसमें भूमिका जो रही है, ये सब शिक्षक से शिक्षक तक और शिक्षक से शिक्षक तक पहुंची है। और जो विद्यालय के भीतर हमारे एक सर थे, गुरुजी थे, वे 4 रुपए का पार्ले जी का पैकेट पकड़ा करके मुझे स्कूटर पर पीछे बिठा कर ले जाया करते थे उस वक्त भाषण दिलवाने के लिए। उन्होंने ग्रेजुएशन में 1 वर्ष की मेरी फीस भरी है। तो मेरे निर्माण में जितनी भी चीजें हैं, शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए अब मुझे यह लगता है कि मैं कम से कम वो चीजें कर सकूं जो मुझे मेरे शिक्षकों के द्वारा प्राप्त हुई है। सर जैसे ना आपने अभी बीएड के बारे में बताया कि कैसे सामूहिक आपने बीएड किया। सर मेरा भी बीएड हो चुका है। तो जब मैंने गूगल फॉर्म बनाया था, जब बीएड में सब बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने यही जवाब दिया कि हम एज अ प्लान बी, और किसी ने कहा कि बीएड कर ले तो हम ऐसा बीएड कर रहे हैं। तो सर मैक्सिमम जो बीएड में आते हैं बच्चे जी, वो लक बाई चांस ही आ जाते हैं, बट एक बार जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उनका टीचिंग में इंटरेस्ट बहुत जाग जाता है। ये चीज मैंने अनुभव की जी। और सर जैसे कि अभी आप यूएई में पढ़ा रहे हैं जी, तो सर आप वहां तक कैसे पहुंचे? देखिए, अभी मैं यूएई में यानी संयुक्त अरब अमीरात में हूं, और वहां की राजधानी अबू धाबी में भारतीय विद्या भवन नाम की संस्था है, जो देश की बहुत पुरानी संस्था है, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। मिडिल ईस्ट में हमारे स्कूल के कुल 8 विद्यालय हैं, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, अबू धाबी है, दुबई है, अलेन है। तो इन 8 विद्यालयों के भीतर में 2021 में जब कोविड का दौर चल रहा था, तब कुछ आर्थिक तंगी थी, और आर्थिक तंगी को दूर कैसे किया जाए। कोविड था, और कोविड के पहले कुछ संयोग कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जो कि विपरीत दिशा में जा रही थी, और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो विपरीत थी, अच्छी भी थी और न चाहते हुए भी दिशा गलत जा रही थी, जिसमें बड़ा आर्थिक नुकसान महसूस हुआ। अब इस आर्थिक नुकसान की भरपाई जो कोविड में नहीं हो पाई, कैसे की जाए? तो कैसे की जाए, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि एक ऐसी योजना तैयार करनी पड़ेगी जिस योजना के अनुकूल आप आगे बढ़ करके उसे खत्म कर सकें, उस जो चुनौती है आपके सामने आप उससे बाहर आ सकें। मैं कहीं पर आज तक ये चीज बोला नहीं हूं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बहुत समझौते करके निकलते हैं। मैंने घर पे परिवार पे चर्चा की, और चर्चा के अनुकूल हमने ये तय किया कि हम बाहर जाएं, बाहर की चीजें पता करें। और बाहर एक चीज ये है कि आपको भारत के मुकाबले राशि, जो तनख्वाह जो मिलेगी, वो कम से कम इतनी मिलेगी जिसमें कि भारत में आपका वर्ष भर में जो खर्च होता है वो आपका 2-4 महीने में ही कवर हो जाए। तो आर्थिक भरपाई के लिए हमारी योजना ये तैयार हुई कि बाहर कुछ देखा जाए। उस वक्त योगायोग से हमारी एक पहचान की प्रिंसिपल थी, उन्होंने और ज्यादा प्रेरित किया, आप आ जाइए। मैं हालांकि उनके यहां मैं नहीं गया, लेकिन जब उनसे एक आकर्षण मिला और उस आकर्षण के कारण मैंने और चीजें तलाश करनी शुरू की, तो मुझे जिसमें विद्यालय में हूं यहां से मौका मिला। उन्होंने इंटरव्यू लिया, बाकी सारी चीजें ली। हो सकता है कि उन्होंने इंटरव्यू और भी लोगों का लिया हो, लेकिन उस इंटरव्यू में मैंने एक चीज ये देखी कि हमारे विद्यालय में हिंदी को लेकर के बहुत सकारात्मकता है। महात्मा गांधी जी पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन पर आधारित केंद्रीय हमारा जो भारतीय विद्या भवन की मुख्य से लेकर के सब ब्रांचेस तक इनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। और गांधी जी हिंदी के हितैषी थे, और गांधी जी के हिंदी के हितैषी होने का जो भारत में असर नहीं दिखा मुझे, या उतना नहीं दिखा, वो वहां पर दिखा कि वहां का प्रबंधन हमारा हिंदी को लेकर के बहुत जागरूक है। वो एक हिंदी को विषय के तौर पे नहीं लेना चाहता, उसके भीतर में हिंदी को विद्यार्थियों के रुचिकर बनाने का एक नजरिया है, सोच है। और उस सोच के अनुकूल मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये थी कि ये कुछ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे भीतर वो था इसलिए मुझे मौका मिला, ईश्वर चाहता था कि मुझे वो मौका मिले। और वो मौका जब मुझे मिला तो मेरी कोशिश ये रही कि हिंदी को लेकर के वहां पर एक माहौल तैयार किया जाए, एक ऐसा वातावरण हो जिसमें कि बच्चे किताब के साथ साथ मैं जो बना हूं या
अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक किस्सा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके एक मित्र वाद विवाद स्पर्धा में पहुंचे। उस वाद विवाद प्रतियोगिता के भीतर में जब वे भाषण देने के लिए पहुंचे तो उनसे बोला गया कि आप लेट हो गए हैं, और लेट होने के बाद उन्होंने अपना भाषण दिया और उस भाषण के कारण उनका पूरा परिणाम जजेस को, निर्णायकों को बदलना पड़ा। उस पर उन्होंने कहीं एक लिखा हुआ है, हमें किताबों से ज्यादा हमारे शिक्षकों ने जो व्यावहारिक ज्ञान दिया वो जरूरी है। पहली चीज ये थी कि अटल जी चाहते तो उस प्रतियोगिता में मना हो गया, समय हो चुका है, अब आप जाइए। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने विनम्रता से उनसे निवेदन किया कि हमारी बस या किसी कारण से हम लेट आए हैं, और वो व्यावहारिकता उनके भीतर थी, वो सम्मान सामने वाले को देकर के अपनत्व का भाव उनके भीतर था, जो हर एक शिक्षक के द्वारा ही आप सीख सकते हैं। परिवार से हमें मिलता है, लेकिन जो शिक्षक भूमिका निभाता है, चाहे वो भाषा का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, समाज विज्ञान का हो या अन्य हो, उसकी पहली भूमिका है कि वो आपको सामाजिक औरे के भीतर, दायरे के भीतर किस तरह से रहना है ये सिखाए। और ये मुझे जो वहां मिला वो यही है कि यहां से एक आर्थिक भरपाई के लिए भले ही, लेकिन आज सबसे अच्छी चीज ये है कि हिंदी के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। देश में किया, अब थोड़ा सा बाहर करने का मौका मिल रहा है। और अच्छी चीज ये है कि वहां के लोग मतलब है तो भारतीय ही, लेकिन उसे वो अपना रहे हैं, उसे वो सुनने और सीखने को तैयार है। सर जैसे अभी आप यूएई में हैं, तो सर वहां के स्कूल कैसे हैं और सर वहां का करिकुलम कैसे काम करता है? देखिए, यूएई में हर प्रकार के बोर्ड हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, कनाडा का बोर्ड हो, भारत का है। तो भारत के सीबीएसई बोर्ड से हम लोग संलग्नित हैं, और भारत के अलावा अन्य जो बोर्ड काम करते हैं, हाँ, वहां का उनकी सरकार का अपना भी बोर्ड चलता है, मिनिस्ट्री की अपनी स्कूलें हैं। और मेरा अनुभव जो है वो यही है कि हम सीबीएसई स्कूल में हैं, तो जैसा भारत का वातावरण है ठीक वातावरण वैसा ही है, लेकिन वहां पर एक सोच है ग्लोबल सिटीजन तैयार करने की, वैश्विक नागरिक निर्माण की सोच के साथ। यकीनन भारत में भी, दुनिया के अभी तमाम देशों में यही काम हो रहा है। हम किस तरह से विश्व को ऐसे नागरिक तैयार करें जो जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी किस संदर्भ में? तो नागरिकता के अनुकूल जाकर के आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कैसे करते हैं। सड़क पर कचरा पड़ा है, आप उठा लें, सड़क पर कचरा ना फेंकें, नियमों का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर हैं तो वहां नियमों का पालन करें। इन तमाम चीजों की ओर जिस तरह से विश्व आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में वहां की मिनिस्ट्री बढ़ रही है। लेकिन वहां की एक खास बात जो वहां की मिनिस्ट्री का है, वहां पर विद्यार्थियों के बीच में आकर के मिनिस्ट्री हर समय इंस्पेक्शन करती है, उनका निरीक्षण बहुत मजबूत है। और उस निरीक्षण के कारण उनकी सोच यह है कि विद्यार्थियों को करके सीखने पर बच्चा एक्सपेरिमेंट करे और उससे सीखे, और इस दिशा में वो लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और उनकी मिनिस्ट्री बहुत स्कूल लेवल पर, स्कूल के स्तर पर बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। लेकिन हाँ, हम लोग सीबीएसई स्कूलों में हैं तो सीबीएसई की अपनी एक जो सीमाएं भारत में है वो वहां पर भी है। सीबीएसई का पाठ्यक्रम है, सीबीएसई की पुस्तकें हैं, सीबीएसई की अपनी जो परीक्षा की नियमावली होती है, वही सब कुछ हमें फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ यही है कि वहां रहने से आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक, भारत भी आपको संभालना है और आपको वहां की स्थानीयता भी संभालनी है, और दोनों के बीच दोनों को साथ लेकर के चलना है। जी सर। तो सर जैसे आप अभी वहां पे हैं, तो सर वहां पे जो एक स्टूडेंट है उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है? देखो, विद्यार्थी जब तैयार हो रहा है तो जैसे भारत में तैयार हो रहा है वैसा ही वहां पर भी तैयार हो रहा है। को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उसके साथ में एक तो आपका जो सिलेबस तय है उस पाठ्यक्रम को तो पढ़ाया ही जाएगा। लेकिन हमारे स्कूल की ये खासियत है कि हमारे यहाँ पर पाठ्यपुस्तक और सह शैक्षिक गतिविधियां जो हैं, इन दोनों के बीच संतुलन बना करके, ऐसा नहीं है भारत में ये चीज जो देखी गई है कुछ एक स्कूलों में या कुछ एक जगह पर कि किताब 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 ज्यादा होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज को सेकेंडरी रख दिया जाता है। जी सर। लेकिन आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच संतुलन बना करके हम आगे बढ़ सके। यदि संतुलन नहीं होगा तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। आपके पास में 99.99% अंक हैं। जी सर। आप रात भर दिन भर बैठ करके किताबों में अपना जीवन दे रहे हैं, लेकिन आपने बोला नहीं,
आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं आता, आपको सवाल करना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, आप सोशल मीडिया से दूर हैं, आपकी आज की जरूरत है कि आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पाठक और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बने। सोशल मीडिया पर क्या अवॉइड करना है वो आपको पता होना चाहिए, किस तरह से कहां बोलना है ये पता होना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूं, कुछ एक तो मेरे मित्र हैं जिनके बहुत अच्छे प्रतिशत हैं, लेकिन उनके अब तक सिलेक्शन या चयन इसलिए नहीं हो पाए जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस में फेल हो जा रहे हैं, कहां क्या बोलना है इसमें पीछे हो जा रहे हैं। सबसे जरूरी ये है कि हम ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करें जो कि भले ही परीक्षा में 60, 70, 80 के बीच हों, लेकिन दोनों के बीच वे संतुलन कर सके कि वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे नेतृत्व करता है, बहुत अच्छी उनके पास योजना है, योजना के बाद में उसे सफल करने के उनके पास में सोच, नजरिया, दृष्टिकोण है। तो वहां पर भी यही काम हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है, लेकिन सिर्फ किताबों में बच्चों को भविष्य को डाल देना, मुझे लगता है कि आज की तारीख में इससे नहीं होगा। हमारे यहाँ पर कई फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदी को लेकर के यदि मैं बात करूं तो हम हिंदी में कुछ एक काम करते हैं, हम पत्रिका तैयार करवा रहे हैं, हम किताब लेखन पर काम करवा रहे हैं, हम टॉक शोज पर काम करवा रहे हैं। जैसे मेरा एक टॉक शो होता है जिसमें कि बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करते हैं। तो मुझे किसी ने सवाल किया, आप हिंदी विभाग वाले होकर के अंग्रेजी में क्यों? मैंने कहा देखो, जहां पर भाषा का बंधन में डाल दूंगा वहां पर चुनौतियां निर्माण होती हैं, आप चुनौतियों से लड़ते नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों को, बच्चे को एक स्वतंत्रता मिलती है, उसको अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, और जब वो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता उसके पास है तो वह खुल करके आपके साथ, और केवल आपके साथ नहीं, खुद के साथ वो सहयोग करता है, खुद को अभिव्यक्त करता है। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सभी लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं कि सिर्फ किताबों पर, परीक्षा पर, अंकों पर आधारित परीक्षा ना हो, निर्माण ना हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पर। वरना होता यह है कि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, पर सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण विकास में आपका व्यक्तित्व आता है, आपका चरित्र आता है, आपकी सामाजिक जागरूकता आती है, आपका राजनीतिक, यदि इस देश में है तो राजनीतिक सोच समझ आती है, आप कहां किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ आता है। आपने देखा होगा कि आमतौर पर यदि सड़क पर किसी ने कोई गलती की तो हम एक ही चीज बोलते हैं, पढ़े लिखे होकर के ऐसा करते हो। तो पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? यानी वे आपसे उम्मीद करते हैं कि कहां किस तरह का बिहेव करना है आपको आना चाहिए। पर दुर्भाग्य से हमारे विद्यालयों में अभी फिलहाल ये नदारत है। हम बच्चे को सुबह से लेकर के दोपहर या शाम तक सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं, नंबर, और नंबर से आगे का गणित जीवन में क्या होगा हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत में ही ऐसा क्यों ना हो कि हम विद्यार्थियों को भिन्न प्रकार से दिन भर की एक्टिविटीज में किताबों के अलावा भी चीजों को जोड़ें, या साप्ताहिक रूप में जोड़ें, जिसमें वे राजनीतिज्ञों से बात करें, जिसमें वे पूर्व नेताओं से बात करें, जिसमें वे बैंक के अधिकारियों से बात करें, वे नीति आयोग के अधिकारियों से बात करें, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई उनसे कोई विधि मिल सके उनसे बात करें, कोई अच्छा व्यापारी है तो उससे बात करें। आप कॉमर्स के आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी कल यदि व्यापार अपना करना चाहता है तो एक 10 प्रकार के व्यापारियों से उसका संवाद होना चाहिए। तो नागरिक निर्माण की सबसे बुनियादी प्रक्रिया विद्यार्थी निर्माण है, लेकिन विद्यार्थी निर्माण में वहां कुछ 1% काम हो रहा है, यहां कुछ 1% काम हो रहा है, लेकिन हमें मिला करके उस निर्माण पे ध्यान देना पड़ेगा जिस निर्माण के अंतर्गत केवल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक वो कागज जो आपका कुछ समय के बाद आप पलटकर भी नहीं देखते। आप और मैं, या आप फिलहाल जस्ट अपने पास आउट किया है तो हम तो उसे पलटकर आज तक नहीं देखते। पिछले 8-9 वर्षों से आपने पलटकर नहीं देखा, जो मुझसे वरिष्ठ हैं उन्होंने पलट करके नहीं देखा। उम्मीदन वो कागज सड़ करके किसी फाइल में, किसी अन्य जगह पर, किसी सूटकेस में पड़ा होगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन निकलेगा। रोज उसे नहीं देखते, तो रोज जो चीज काम आती है वो हमारे विद्यार्थियों के निर्माण में होना चाहिए। सर, जैसे भी आप अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक हैं, तो सर अगर कोई शिक्षक है जो भारत में अभी पढ़ा रहा है और वो चाहता है कि किसी अन्य देश में पढ़ाए, तो सर वहाँ के स्कूल से क्या क्या डिमांड मांगते हैं, क्या नीड है उनकी?
देखिए, यदि आप भारत में शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आप जिस विषय में हैं उस विषय के अनुकूल आपका ज्ञान अच्छा हो। सबसे पहली चीज, अधिकांश देश ये चाहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है वो डिस्टेंस में ना हो, दूरस्थ शिक्षा को वहां पर मान्यता नहीं है। वे नियमित कक्षाओं पर जो रेगुलर एजुकेशन मोड है उसी पर ध्यान देते हैं। तो पहली चीज ये है कि आपका जो मोड है एजुकेशन का वो रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस में ना हो। दूसरी, आपका जो विषय है उस विषय में आप पारंगत हैं कितने, वो आपको तय करना है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपनी चुनौतियां हैं। हिंदी की सीमाएं हैं भाषा के रूप में, लेकिन गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, अन्य के लिए आपकी सीमाएं टूट जाती हैं। कनाडा में, सिंगापुर में, अमेरिका में, यूएई में, अन्य देशों में जहां पर कि भारत के शिक्षकों की डिमांड है। यूएई में जो सरकारी स्कूल है उनमें ज्यादातर भारतीय हैं, यानी भारतीयों का अपना बोलबाला केवल आईटी सेक्टर में नहीं है, केवल विज्ञान के क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीयों की अच्छी खासी डिमांड पूरे विश्व में है। तो पहली चीज यह है कि जो प्रक्रिया के अंतर्गत है वे भाषा अपनी जो अंग्रेजी के रूप में है उसे सुधारें, रेगुलर मोड में है, अपने विषय के साथ में। अब आप जिस देश में जा रहे हैं वह देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या विश्वास है। यदि आप अबू धाबी या यूएई के बारे में पढ़ें तो वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या चाहती है, तो उनकी वेबसाइट पे क्लियरली स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा है। आप उसे पढ़ें, उसके अनुकूल अपना आचरण, अपनी सोच तैयार करें। और सबसे जरूरी क्या है कि आपको उस शिक्षा व्यवस्था के अनुकूल अपने विषय को ढालते आना चाहिए। जैसे यूएई में है कि क्लासरूम टीचिंग में लेक्चर पद्धत नहीं होनी चाहिए। तो वे चाहते हैं कि बच्चा करके सीखे, बच्चे से करवाइए। टीचर टॉक टाइम वहां पर बहुत कम है। तो अन्य देशों में कुछ अलग होगा, जैसे फिलीपींस नहीं, कहां पर है, फिलीपींस ये शायद, जो शिक्षा के लिए बड़ा नामी है, वहां पर फिलीपींस से मैं भूल रहा हूं उस जगह का नाम। तो वहां पर जो उसमें यदि संगीत का शिक्षक है तो गिटार लेकर प्रवेश करेगा, साहित्य का शिक्षक है तो वो 2-4 किताबों के साथ प्रवेश करेगा। लेकिन वहां पर एक अच्छी चीज कहूं या हमारे लिए वो चीज अभी फिलहाल में नहीं है, मान्य नहीं है, उनकी क्लासरूम में 10 या 12 बच्चे मिलेंगे। तो टीचर और शिक्षक का रेशो क्या होगा, टीचर और विद्यार्थियों का रेशो क्या होगा, शिक्षक और विद्यार्थियों का रेशो हमारे यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है जो वहां पर नहीं है, अन्य देशों में नहीं है। तो हमारे और अन्य देशों के पाठ्यक्रम के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो चीजें हैं, एक अभ्यर्थी के रूप में या एक शिक्षक के रूप में उसे समझिए, उसके अनुकूल आप अपने आप को बनाइए। पूरी दुनिया आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। कनाडा, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ये वो देश हैं जो हिंदुस्तान से शिक्षकों की अच्छी खासी निर्यात के रूप में कहें या डिमांड के रूप में कहें, लेकर के आज भी जाने को तैयार बैठे हैं। एक सज्जन है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं पर वहां पर जाने के लिए लोग मिल नहीं रहे। तो है, आवश्यकताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमी आ गई है। यानी कह सकते हैं कि डिमांड है, सप्लाई की व्यवस्था नहीं है और हम या तो उसके अनुकूल तैयार नहीं है। सर, जहां भी हैं सर आप, वहां का सर लाइफस्टाइल कैसा है और एक भारतीय होने के नाते क्या क्या चुनौतियां आपको वहां पे आई? देखिए, मैं अबू धाबी में हूँ, पिछले 2 वर्ष होने को आ रहे हैं, लेकिन मुझे भारतीय होने के नाते अभी तक एक भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। पहली चीज, हाँ, व्यक्तिगत आपकी हो सकती है। व्यक्तिगत में क्या कि आपको कुछ चीजें अवेलेबल एडजस्ट करनी पड़ेगी, आपको उन चीजों के साथ समझौता करना पड़ेगा जिन चीजों को आप व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं। लेकिन एक जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता पूछने में, किसी से कोई डर में, सामाजिक दायरे के भीतर घूमने फिरने रहने में, जिसमें हम सुरक्षा कहते हैं, वो सारी चुनौतियां नहीं है। आप रात में 12 बजे जाएं, आप 2 बजे जाएं, आप रात भर बाहर घूमें, तो ऐसी चीजें नहीं है कि भारतीय होने के नाते आपको कोई चुनौती रहेगी। दूसरा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है,
सबकी अपनी अपनी है, व्यवसाय के अपना प्रोफेशन के तौर पर आप जिस तरह से भी जुड़े हुए हैं सबकी अपनी अपनी है। एक शिक्षक के तौर पे सुबह लाइफ शुरू होती है तो रात में कब खत्म होगी उसकी कोई गारंटी अभी फिलहाल में नहीं है। और यदि आप बहुत ज्यादा करना चाहते हैं और बहुत सारा कुछ देना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं अपने आप से बंधन डाल देती है, आप ये नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं। तो चुनौती कुछ भी नहीं है और लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से रम सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। मनोरंजन के अच्छे साधन उपलब्ध हैं यदि आप चाहें तो, हालांकि मैंने अभी तक नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि कोई ये देख ले और कहे कि यार आप तो कमरे में, तो मैं उनमें से हूं जो फिलहाल कमरों में पिछले 1.5 साल से कैद हूं। मैंने अभी तक कोई ज्यादा वहां पर टहलना घूमना नहीं किया, मेरी अपनी एक सीमा है। कारण यह है कि फिलहाल हम जिस काम में है उस काम को ऐसा विस्तार है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करने देती, या जब भी करने देती है तो उस वक्त आपकी अन्य चीजें हैं, क्योंकि इसके साथ साथ 2-4 चीजें और चलती हैं तो समय नहीं निकल पाता। लेकिन यदि आप बहुत अच्छे मनोरंजन करने के मूड में है तो मनोरंजन की चीजें हैं, भारत के हो, अमेरिका के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, आपको कोई डर कोई चुनौती नहीं है। अच्छी चीज यह है कि जो भारत में दक्षिण भारत और उत्तर भारत का एक भेदभाव चलता है वो वहां खत्म हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बारे में जो चर्चा चलती है वो वहां खत्म हो जाती है। मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठ के दाल चावल खाया है, उन्होंने मेरे लिए बताया, उन्होंने मुझे सर पूरा प्योर वेज बनाया है, तो वो खत्म हो जाता है। उस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझसे 500 का नोट लिया जिसपे गांधी जी की फोटो है और उसने मुझे वो अपनी यानी वहां की दिरहम में मुझे उसने वो पैसे लौटाए। मैंने पूछा ये क्यों चाहिए, तो उसने बोला सर मुझे अपने क्या कहते हैं उसे एल्बम में लगाना है। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा उससे कितने देश की है? बोले सर जो जो मेरे रेस्टोरेंट में आता है उन सारे देशों का मेरे पास में है। तो भारत पाकिस्तान की नफरत खत्म हो जाती है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन का भेद खत्म हो जाता है, अंग्रेजी हिंदी का भेद खत्म हो जाता है। अंग्रेजी आप कैसी बोलते हैं वो हिंदी कैसे बोलते हैं, खत्म, कोई डर नहीं कुछ नहीं। आप बेझिझक अंग्रेजी खराब बोलिए, वो बेझिझक हिंदी खराब बोलते हैं, लेकिन कोई उन्हें टोकता नहीं। आप यहां गलत हैं, आपने व्याकरण की त्रुटियां की है, आपने मुझे तुम बोला, आप नहीं बोला। भारत में जिन समस्याओं से आप अन्य जूझते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक सीमा लांघ करके बाहर जाते हैं तो आप असीमित हो जाते हैं, और असीमित होने के मापदंड ये हैं कि आप नफरत और भेदभाव के बाजार से ऊपर हैं। सब कोई वहां पर यदि है तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए है, हर कोई कमाने आया है। दूसरा यह है कि उसे मालूम है वहां लड़ के कोई मतलब नहीं, यहां लड़ोगे तो आप कह सकते हो कि हक मिलेगा आपको, वहां पर आप लड़ोगे तो क्या मिलेगा। तो लड़ाई का कोई विकल्प जब आपके पास ना हो तो प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। दो पति पत्नी एक कमरे में है, मालूम है आज इनसे लड़ेंगे तो कल का खाना नहीं मिलेगा तो लड़ाई नहीं होगी। दोस्त हैं दो, दोनों एक दूसरे का सहारा है और दोनों बहुत दूर से आके दिल्ली में या कहीं और पढ़ रहे हैं। जब आपको पता है कि आप ही एक दूसरे का सहारा हो, सीमा और असीमित होने में बस यही अंतर है। सर जैसे अभी आपने बताया कि आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो सर जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं सर वो किस तरह का प्रोफेशन करते हैं वहाँ पे? सबके अपने अपने हैं, व्यापार हैं, कुछ के व्यापार हैं, कुछ तेल उद्योग तेल कंपनी में हैं, कुछ सरकारी काम में भी लगे हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार के हैं, सबके अपने अपने, जिसको जो मौका भारत से मिल गया वो उस मौके को लेकर के चला गया, और ईश्वर करे कि उनका वो मौका बना रहे, क्योंकि देश से बाहर निकलना, प्रदेश में जाकर के रहना, लोगों को, यानी भारत में आप हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आप विदेश में हैं। यदि आप अकेले हैं तो आप महसूस करते हैं, और परिवार के साथ हैं तो भी महसूस करते हैं। एक हाल ही में मेरे एक पहचान के हैं, उनके घर में किसी की मृत्यु हुई, और उनके घर में जब वहां मृत्यु हुई वहीं हुई, तो वहां पर कोई परिवार का हो या यहाँ जिस तरह से होता है तब महसूस होता है कि एक परिवार क्या होता है, या परिवार भी नहीं, पड़ोसी क्या होते हैं, दोस्त क्या होते हैं, सामाजिकता क्या होती है, तब समझ में आता है। लेकिन जहां पर आपको कमाना तय है, जहां आपको मौका मिला, तो देश, भाषा, रंग, दुनिया मायने नहीं रखती, जाना जरूरी हो जाता है। जी सर। सर जैसे
अब तक का सर आपका टीचिंग का कितना वर्ष हो गया है, और सर भारत में सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सर, और यूएई में सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एजुकेशन में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं पिछले 2012 से काम कर रहा हूँ। 2012 में जब मैं पहली बार गया तो उस वक्त की मैं अपनी तस्वीर आज भी देखता हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है। मैं क्या था और क्या पढ़ाया होगा मैंने उस वक्त, मुझे नहीं मालूम। मैं पहले गर्ल्स कॉलेज में गया। अब एक लड़के का, और वो भी उस वक्त के लड़के का, गर्ल्स कॉलेज में जाना बड़ा अचंभित करता था सबको, और एकदम पतली मिर्ची की तरह मैं था। और जब मैं वहां जाता था तो लोग के चेहरे मुझे आज भी याद है कि वो किस तरह से मुझे देखा करते थे। मुझे नहीं पता कि क्लास में क्या पढ़ाता था क्या नहीं, लेकिन एक चीज है कि आत्मविश्वास बड़ा कूट कूट करके भरा था। फिर जब मैं विद्यालय में गया तो विद्यालय में मुझे एक चुनौती दी गई, चुनौती भी नहीं कहेंगे हम, टास्क दिया गया। और टास्क ये था कि उनके विद्यालय के विद्यार्थियों का वार्षिक समारोह है, उस वार्षिक समारोह में कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को यदि आप अच्छी तरह से निभा लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। तो मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे टास्क मिला। और मैं कह सकता हूं कि जो कक्षा 4 वाली चुनौती थी वही चुनौती इस प्रकार की भी थी। बहरहाल वो बहुत अच्छे से निभाई गई और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आज भी उनमें से कुछ एक विद्यार्थी मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं 2012 की बैच के। तब से लेकर के जो सफर शुरू हुआ नासिक से होते हुए देहरादून, और देहरादून से होते हुए अबू धाबी तक का। जब मैं नासिक में था तो देहरादून के बारे में मैंने काफी सुन पढ़ रखा था। देहरादून स्कूलिंग हब कहलाता है, बड़े खूबसूरत कैंपस होते हैं, खूबसूरती से भरा वातावरण है, और एक अच्छा लगता है जब आप ऐसे माहौल में ऐसी जगह पर रहते हैं। तो देहरादून का एक चाव था, चाव भी पूरा हुआ 2018 में। फिर अचानक से फिर से चाव जगह विदेश का, और वो भी संयुक्त अरब अमीरात का, और वो भी पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर के जो अनुभव है इनके बीच में मैंने जो कमाया, मैं कह सकता हूं वो ये है कि विद्यार्थियों का प्यार है, और वे आज भी हर स्तर पर मुझसे जुड़े हुए हैं। कुछ लिंक्डइन से हैं, कुछ फेसबुक से हैं, कुछ व्हाट्सएप से हैं। अच्छा ये लगता है कि मैं जिस क्लास का क्लास टीचर था 2014 में, वो ग्रेड 3 थी। कक्षा 3 का मैं बड़ा असहज था, क्योंकि मैं पहली बार उस ऐसे छोटे बच्चों के बीच गया था। मुझे बोला गया कि बस 1 साल का विषय आप संभाल लो। मुझे नहीं मालूम कि हमने साल भर क्या किया, लेकिन उस क्लास के कुछ बच्चे हैं, मेरे जन्मदिन पर और टीचर्स डे पर दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनका संदेश ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो उस क्लास से करीब 3 से 4 ऐसे हैं जिनका मैसेज, जिनका संदेश जन्मदिन पर रात के 12 बजते, शिक्षक दिवस पर सुबह सबसे पहले आता है। तो आपने कमाया क्या है, वो ये है कि आपके पास विद्यार्थियों का ढेर सारा प्यार है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं स्कूल का टीचर नहीं हूं, मैं विद्यार्थियों का टीचर हूं। स्कूल का टीचर कहने का मतलब यानी मैनेजमेंट का टीचर नहीं हूं मैं, कि मैनेजमेंट बोलेगा ये करना है तो वो करना है। लेकिन यदि बच्चों के हक की बात आएगी कि बच्चे को वहां पर कुछ सीमाओं को पार करके कुछ चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। उसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के लिए आप 24x7 उपलब्ध हैं। और मैनेजमेंट का टीचर होने का मतलब क्या है, आप तनख्वाह लीजिए, काम कीजिए और जाइए। आप अतिरिक्त क्या दे रहे हैं वो आपको विद्यार्थियों का टीचर बनाता है। अतिरिक्त में कई सारी चीजें आती है। यदि आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं, आप अपने विषय से उनको कैसे जोड़ते हैं वो मायने नहीं रखता, उसके साथ में आप उनको भविष्य के लिए क्या दे रहे हैं। तो ये कई सारे अनुभव हैं जो मुझे मिले, चाहे फिर वो बहुत सारे समय आते हैं जब मेरे बच्चों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये है कि 11 वर्षों में प्यार खूब कमाया है, बच्चों का प्यार है, बच्चों का अपनापन है। और जब आज भी वे मैसेज करते हैं कि मिलना है या बात करनी है तो बड़ा अच्छा लगता है। सर जैसे भी आप एक हिंदी के शिक्षक हैं जी, और सर जब आप विदेश में जाके हिंदी पढ़ा रहे हैं, और ऐसा देखा जाता है कि बाकी जो विदेश की कंट्रीज हैं वहां भी काफी डिमांड बढ़ रही है हिंदी की। बट जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो शिक्षा है वो उसका अंग्रेजीकरण होता हुआ जा रहा है। और कई कई स्कूलों में ऐसा भी है कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसके लिए फाइन देना पड़ता है। तो सर क्या व्यवस्था है ये, और सर इससे आप क्या समझते हैं, और
क्या कारण है इन सब चीजों का? देखिए, भारत के भीतर में कुछ एक जगह पर मैंने सुना हुआ है, मुझे इसका अनुभव नहीं कि भारत में हिंदी बोलने पर कुछ एक स्कूलों में, विद्यालयों में है कि आपको फाइन देनी पड़ती है। वो स्कूल की पॉलिसी के अंतर्गत ये उनके आता है कि भाई हमारा स्कूल जो है वो अंग्रेजी माध्यम का है, और जब अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है तो आपको अंग्रेजी बोलनी है। हालांकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो या कोई अन्य हो। तो ये एक प्रकार से यदि व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के भीतर आपको, चाहे वो आपकी मातृभाषा हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, आपको उसका सम्मान करना है। दूसरा, बहरहाल हिंदी भले ही, हिंदी नहीं, अंग्रेजी भले ही आपके विद्यालय की मुख्य भाषा हो सकती है, लेकिन किसी बच्चे पर आप इस प्रकार का जुर्माना नहीं लगा सकते। ये सरासर व्यक्तिगत तौर पर तो मैं गलत मानता हूं, और कोई भी इसे सही नहीं ठहरा सकता भारत के भीतर। हाँ, उन देशों में जिसकी की ये राष्ट्रीय भाषा है वहां पर आप यकीन इसको गलत ठहरा सकते हैं। रही बात हिंदी की, अन्य जहां मैं हूं वहां पर हिंदी को ढेर सारा प्यार मिलता है, हिंदी के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। हिंदी को जितनी आवश्यकताओं या जितनी सीमाओं को तोड़कर बाहर जाने का मौका मिलता है, हमारा प्रबंधन, हमारे विद्यार्थी, हमारे पालक वर्ग और हमारा पूरा शिक्षक समुदाय उसको सहकार्य करता है। ऐसा नहीं है, मेरे विभाग में जो हिंदी भाषी नहीं है, ऐसे कई शिक्षक हैं, वे खुद इसको बहुत प्यार से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो नजरिए का दोष है, भारत में अभी तक हमें ऐसा राजनीतिक इच्छा शक्ति के तौर पे मैं कहूंगा नहीं मिली जो कि हिंदी को लेकर के एक मजबूत कदम उठाने का कार्य कर सके। दूसरा, स्वीकार्यता जो है भारत के भीतर में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि स्वीकार्यता की कमी हमारे यहाँ पर है। 4 कोस पर वाणी बदले 4 कोस पर पानी जो है, वाणी और पानी बदल तो जाता है, लेकिन दोनों के भेद बदल जाते, भेद पैदा हो जाता है। महाराष्ट्र को बाहर करके यदि आप दक्षिण की तरफ चले जाएं, गुजरात पार करके आप नॉर्थ की तरफ चले आएं, आपको हिंदी मिलेगी, लेकिन उस हिंदी को लेकर के विद्यालयों के भीतर जिस प्रकार का एक नजरिया होना चाहिए, उस नजरिए में आज भी कमी है। क्यों ना हम दोनों भाषाओं को बराबरी का सम्मान दें, हम अतिरिक्त भाषाओं को सिखाने पर जोर जरूर दें, लेकिन अपनी भाषा पर बच्चे को हम सख्ती ना करें। सर, आप द न्यू भारत वेब पोर्टल के फाउंडर भी हैं जी। और सर, मेरा आपसे कहीं 3-4 साल हो गए, हम उसके बाद आज मिल रहे हैं जी। तो सर, मैंने आपको तब भी देखा था कि आप काफी अच्छे कम्युनिकेटर थे, और लगातार मैं आपको आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूं कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो सर, किसी व्यक्ति के लिए सर कैसे कोई अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, कैसे वो अच्छी स्पीच दे सकता है, क्या क्या टिप्स देंगे सर आप? देखिए, एक वक्ता के तौर पर या एक अच्छे वक्ता के तौर पर आप यदि कुछ करना चाहते हैं, या एक सामाजिक नागरिक के तौर पे, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपको अच्छा बोलना क्यों आना चाहिए। यदि आप किसी वैवाहिक पारिवारिक फंक्शन में बैठे हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि लोगों की मंडली बैठी है और वे चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में एक होता है जो जिसकी सब सुनते हैं, और एक होता है जो बोलने की कोशिश करता है पर उसको लोग सुनना नहीं चाहते। एक की सब सुनना चाहते हैं, दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता। और केवल ये वैवाहिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम तक नहीं है, ये आप अंत्येष्टि में जाइए, वहां पर भी चीजें शुरू है। चाय के नुक्कड़ पे बैठे हो, 4 दोस्त चर्चा कर रहे, एक की सब सुनते हैं, दूसरा बोलना शुरू होता है तो लोग उठना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, वो सबको आकर्षित कर रहा है। बोलने का आकर्षण ये है कि आपको सबसे पहले अपने आप में बोलने की प्रक्रिया की शुरुआत करनी पड़ेगी, एक अच्छा पाठक बनना पड़ेगा। दुर्भाग्य से पिछले कई दिनों से मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं काम की व्यस्तता के कारण, लेकिन जो पहले पढ़ा था वो मुझे आगे लेकर के चल रहा है। आप यदि पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि पढ़ने से आपको मिलता क्या है। नए शब्द मिलते हैं, नई बातें मिलती है, नई रोचकता मिलती है। आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कहीं पर कोई एक कोटेशन पढ़ा, उस कोटेशन को जब आप कहीं बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आज हमारे पास में विस्तार हुआ है, लेकिन हमारी अपनी चीजें छूट गई हैं। पहले किताबें ही थी, आज ई बुक है, पीडीएफ है, इंस्टा है, वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन हमने इन चीजों का कभी सदुपयोग करने की कोशिश नहीं की। हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम अच्छी तरह से पहले बोलने की प्रक्रिया के पहले पढ़ना शुरू करें। आपने पढ़ लिया तो आपके पास आत्मविश्वास आ गया, अब आप उस पर बोल सकते हैं। आपने जब बोलना शुरू किया तो एक चीज है जो आपको डराती है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की सोच करने की बजाय आपको अपनी परवाह करनी है कि आप बोलेंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। अपने फायदे के लिए यदि आप करना चाहते हैं, स्वार्थी बनने का भाव थोड़ा सा आपको अपनाना पड़ेगा।
आज की तारीख में बहुत सारे माध्यम हैं, आपका YouTube चैनल है जी सर, अन्य माध्यम है, ब्लॉग्स हैं, अन्य चीजें हैं, और कुछ नहीं तो आपके पास अपना मोबाइल है, आप अपनी आवाज, अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके आप बोलिए और बोल करके खुद सुनिए। क्या आप अपने आप को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी व्याकरण दोष को और अपने उच्चारण के दोष को खुद सुधारने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आप में कुछ करने का मादा है। नहीं नहीं नहीं, बड़ी बोरिंग टास्क है, बहुत मुश्किल है, बहुत, तो फिर नहीं होगा। तो रीडर बनना, पाठक बनना जरूरी है। पाठक के बाद में आज जो माध्यम है उन माध्यमों का उपयोग करना जरूरी है। बोलने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी भीड़ मिल जाए। आप अकेले कमरे में बैठ करके 1000 लोग, करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आप अकेले कमरे में, लैपटॉप है आपके पास, मोबाइल है, इसके माध्यम है जिनकी शुरुआत कर सकते हैं। सर इस पूरी चर्चा का सर अंतिम सवाल कि सर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं सर, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो केवल उसी चीज में लगे, मार्क्स के पीछे भागते रहें, या उससे बाहर भी एक दुनिया देखें? देखिए गौरव जी, बड़ी चीज, अच्छी चीज ये, बड़ा अच्छा सवाल ये आपका है पूरी चर्चा का। कारण ये है कि पूरी चर्चा के भीतर में हमने जिन चीजों को बात की वो यहीं आकर के अटकनी है कि हमें करना क्या है। क्योंकि बच्चा, जब एक टीचर के रूप में जब पेरेंट मुझे पूछता है, बोलता है सर नंबर, पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, नंबर, हम नंबर पर आधारित बात ज्यादा करते हैं। हम उन चीजों पर बात नहीं करते जो बच्चे के कल के भविष्य को बनाएगा। मेरी क्लास में पीछे बैठने वाला बैक बेंचर जो कई बार फेल हो जाता था, भले ही आज वो अच्छा व्यापारी है, वो मुझसे ज्यादा कमाता है। हो सकता है कि जो पहला आता होगा उससे ज्यादा कमाता होगा। हो सकता है कि आपकी क्लास में जो सबसे ज्यादा नंबर लाता था वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जो एवरेज बच्चा लाता था। तो भविष्य किसी का कुछ भी तय नहीं है, अंक के आधार पर भविष्य तय नहीं होता है। हमें पहली बात तो ये मानसिकता अपना लेनी है। दूसरी बात, यदि आपने अंक आधारित शिक्षा व्यवस्था पर जोर डाला तो आपको कल चल करके वह लोग नहीं मिलेंगे जो रिस्क लेना, जो नए निर्माण करना, जो नवाचार करने की ओर काम करना चाहते हैं। आपने आज एक डिग्री कर ली तो हमारी मानसिकता यह कहती है चलो नौकरी करो जी। नौकरी शुरू कर दी, छोड़ो नहीं, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम रिस्क लेने पर नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अंकों से बाहर निकलिए। अंक जरूरी है। मेरा पेरेंट मुझसे पूछता है कि सर फिर अंक क्या, रिजल्ट क्यों, पेपर परीक्षा क्यों, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा कि ये भी जरूरी है, पर आज सिर्फ ये ही जरूरी नहीं है। इनके साथ में एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा रीडर, एक अच्छा हर प्रकार का शिक्षाविद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर प्रकार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छे नंबर ला लिया आपने, लेकिन आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या हो गया, क्या चीजें ट्रेंड कर रही है, क्या चीजें हैशटैग चल रहा है, या दुनिया में क्या हो गया, आप क्योंकि किताबों में उलझे रह गए। तो आप जब किताबों में उलझे रहोगे तो आपकी दुनिया आपसे छूट जाएगी, और जब आपको होश आएगा तो दुनिया कई वर्षों आगे निकल चुकी होगी। 3 साल में आपका ग्रेजुएशन होता है, अब वो 4 का हो जाएगा। तो आपने सिर्फ यदि किताबों में अपने आप को ढाल के रखा 4 साल, तो 4 साल में दुनिया कहां निकल गई। तो आपको वो 4 साल किताब और दुनिया को बैलेंस करना है। आज की तारीख में भारत के भीतर में ये ट्रेंड चल रहा है, और दुनिया भविष्य में ये देखेगी कि नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब हमें स्किल बेस्ड काम करने पड़ेंगे। तो जिसके पास स्किल होगी वो कमा पाएगा, बाकी लोग उसके अंडर में काम करेंगे। और काम भी ये होगा कि यदि काम नहीं आता तो हटा दो। चाचा का, ताऊ का, मामा का, फूफा का जाति वाला लड़का होगा तो भी हो कुछ हो, जिसने पैसा लगाया है वो सीधा बोलेगा हटा दो। हटा दो मतलब कि आपकी नौकरी गई। स्किल बेस्ड काम आपके पास नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो स्किल आपको निर्माण करनी पड़ेगी। कौन सी स्किल होगी वो आपको तय करना है। आप अच्छे मोबाइल बना सकते हैं, आप अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, कई ऐसी चीज, आप अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं। तो आज की तारीख में आपके पास माध्यम असीमित है पर सोच सीमित है। तो सोच को असीमित करना पड़ेगा जितने माध्यम बन रहे हैं।
सर जैसे आपने अभी कहा कि सोच सीमित है, तो सर उस सीमित में सर एक बात आ जाती है सरकारी नौकरी की। सर हम स्कूल में देखें, कॉलेज में देखें, कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसके बाद भी अगर कोई होमगार्ड की भर्ती आ रही है तो वो उसको भर रहा है। तो सर सवाल ये है कि सरकारी नौकरी की तरफ ही सब जा रहे हैं, तो सर उसमें फिर उनके जो टैलेंट है वो कैसे बाहर निकलेगा? देखिए, सरकारी नौकरी का हमारे देश के भीतर में जो पहले हाल था वो नहीं है ना। पेंशन तो है नहीं, बाकी चीजें हैं नहीं, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसमें उतने दिन रखा भी जाएगा। यदि काम नहीं कर रहे हो तो आज सरकारी नौकरियों में से भी निकाल दिया जाता है। तो हमारी सोच का हमें दायरा बदलना पड़ेगा, सोच का दायरा बदलना पड़ेगा। आपने वो मेरे ख्याल से 3 इडियट में देखा हुआ है कि जब इसे यही करना था तो उसने ये क्यों किया। यानी एमबीए करना है आपको, उसके पहले इंजीनियरिंग कर रखी हुई है, तो आप सही ट्रैक से चल रहे हो तो आप सही जगह पहुंचोगे। ट्रैक आपका गड़बड़ है तो आपको पहुंचने में दिक्कत होगी। जी सर, तो सर धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। और मेरे लिए खास बात यह है कि जब मैं आपसे 2-3 साल पहले मिला था तो मेरे मन में था कि अभी मेरे मन में आया कि सर से मैं बात करूंगा कि सर आपके साथ मुझे एक वीडियो बनाना है, और किस्मत मेरी अच्छी रही कि आपने मुझे कहा कि मैं हरिद्वार में ही हूँ। तो सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो साथियों धन्यवाद आपका, आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल पर हमारे साथ बने रहें, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गौरव जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।